सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल, वो करती हैं आपको सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। कहते हैं सच्चाई छुपाए नहीं छुपती और चीन का काला सच दुनिया के सामने बेपर्दा होना शुरू हो गया है। इस सिलसिले की शुरुआत हुई है। जिनपिंग की सेना अब बूढ़ी हो चली है और इसे गलवान और हाल ही में तवांग में हुई झड़प में समझा और देखा भी जा सकता है, जहां भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल चीन दुनिया भर में अपनी ताकत का झूठा दिखावा करता है और आए दिन अपनी सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी करता रहता है, ताकि दुनिया को चीन की खोखली सेना की असलियत पता न चल सके। लेकिन अब चीन की पोल उसी की पालतू मीडिया ने खोल कर रख दी है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मुंह छिपाना पड़ रहा है। एक ऐसा खुलासा जिसने जिनपिंग के सुपर पावर बनने का सपना खाक कर दिया है। सिर्फ कागजों पर दहाड़ रहा ड्रैगन। चीनी सेना में सैनिक नहीं, सिर्फ हाईटेक मशीनें। बेसिक ट्रेनिंग में फेल हो रहे चीन के सैन्य अधिकारी। वन चाइल्ड पॉलिसी से कमजोर हो रही चीनी सेना। चीनी सेना ने माना कुशल सैनिकों की है भारी कमी। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में शुमार पड़ोसी देश चीन सेना की भारी कमी से जूझ रहा है। हालांकि चीन बड़ी चतुराई से अपनी कमियों को हमेशा से छुपाता रहा है, लेकिन इस बार सच उसके मुंह से निकल ही गया और उसे ये बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि चीनी सेना में किस चीज की कमी है। चीन के हालात तो ये हैं कि उसके पास आधुनिक हथियार और मशीनें तो हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाले ट्रेन्ड सैनिक नहीं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीनी सेना के मुखपत्र पीएलए डेली में ये जानकारी साझा की है। पिछले सालों में चीन की नेवी ने कई पुराने शिप्स को रिटायर कर नए आधुनिक शिप्स को नेवी में शामिल किया है, लेकिन उनके पास बहुत कम लोग हैं जो इन शिप्स को चलाना जानते हैं। ऐसे में चीनी सेना इन हाईटेक शिप्स और मशीनों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। देखो, ये सच्चाई है कि चीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। यूं तो उसने 50 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसने रोड, ब्रिजेज और अपने टनल्स और एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो भी बना लिया तिब्बत ऑटोनमस रीजन में, और अब 2,500 से 3,000 गांव भी बना लिए लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के पास। वो गांव नहीं, वो डिफेंडेड लोकेलिटी है लड़ाई के दौरान। इसके अलावा उसने क्या किया है, 50 से 60 हजार ट्रुप्स तो वो लद्दाख के अंदर लेके आया था, जो वहीं पर है, वस्त्रबद्ध गाड़ियां, टैंक्स और उसकी आरटी गन। अब उसने इतना ही बड़ा जमावड़ा अरुणाचल प्रदेश में भी कर लिया है। तो ऐसा लगता है कि चीन की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने सेंट्रल सेक्टर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सामने भी अपनी जो फोर्स लेवल को बढ़ाया है, और इसी प्रकार से उसने अरुणाचल में कम से कम 3 से 4 डिवीजन लेके आया है। चीन की लगातार कमजोर होती सेना का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीनी सेना के कई कमांडर बेसिक ट्रेनिंग टेस्ट नहीं पास कर पाए। पीएलए डेली की रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 056 कार्वेट शिप के वाइस कैप्टन झांगिए ट्रेनिंग के आखिर में होने वाला टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। एक दूसरी चीनी वॉरशिप के वाइस कैप्टन वांग यूबिंग भी अपनी बेसिक ट्रेनिंग में फेल हो गए। चीन की जो फौज है बैटल हार्डर नहीं है। उन्होंने लास्ट लड़ाई 1979 में वियतनाम के अगेंस्ट लड़ी थी और वहां भी मुंह की खानी पड़ी थी। तो देखो, भारत की जो फौज एक बैटल हार्डन है। भारत की वायु शक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एज है, उसके 2 रफेल स्क्वाड्रन से, और भारत की जो नेवी है वो एक मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है। 70 से 80% जो ट्रेड चीन का वहां से जाता है। चीन के पास 40 से 50 दिन के ऑयल नहीं है, ये चीन को मालूम है। अगर चीन कुछ भी हरकत करता है, भारत उसके लिए तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि भारत पिछड़ा हुआ है। भारत अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हालांकि चीन में अभी युवाओं के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य होती है। हर साल लगभग 8 लाख युवा अनिवार्य मिलिट्री सर्विस के तहत 2 साल के लिए सेना में भर्ती होते हैं और इन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा 16 दिन की पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी होती है। इस ट्रेनिंग की वजह से सेना की वर्क फोर्स
हर साल 3-4 महीनों के लिए 20 से 35% तक कम हो जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि चीन की सेना में भर्ती तो बड़ी संख्या में होती है, लेकिन बहुत कम युवा ही सेना में रुकते हैं। वहीं जानकार चीनी सेना में रुचि न दिखाने की वजह के लिए उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ज्यादातर घरों में एक ही बच्चा होता है। उनके माता पिता अपने बच्चों को बड़े प्यार दुलार से पालते हैं। वहीं अनिवार्य मिलिट्री सर्विस के दौरान उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये समय पूरा होते ही सेना छोड़ देते हैं। इसके बावजूद चीन कई बार अपनी नापाक हरकतों से पड़ोसी देशों को परेशान करने की कोशिश करता है। चीन हिंदुस्तान को एलएसी पर अशांत करने के लिए भी चालें चलता है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल उसकी नापाक चालों को फेल कर देते हैं। कभी गलवान तो कभी तवांग, कभी सिक्किम तो कभी डोकला। कोविड में जब दुनिया संक्रमण से जूझ रही थी, तब भी चीन वायरस की तरह सीमा पर उल्टी हरकतें कर रहा था। चीन अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर पिछले कुछ महीनों से आक्रामक रुख अपना रहा है। तवांग में हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई भी इसी आक्रामक रुख का नतीजा है। इस झड़प से कुछ दिन पहले चीनी ड्रोन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारतीय सीमा के काफी नजदीक आ गए थे। इसके बाद भारत को इन ड्रोन को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा था और 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने तवांग के यांगत्से में भारतीय पोस्ट को हटाकर भारतीय इलाके में अतिक्रमण की कोशिश की। लेकिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी के आगे चीनी सैनिक पस्त हो गए और अपनी पोस्ट पर वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये चीनी सेना के कमजोर होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत इसलिए चौकन्ना है, भारत को इसके खबर है, मगर भारत ने भी अपनी जो फोर्स लेवल भी बढ़ाया है, 2 स्ट्राइक कोर भी बनाई हैं चीन के अगेंस्ट। हमने अपनी फौज को मॉडर्नाइज किया है और उसके अंदर हमने अपने लिए जो रोड, ब्रिजेस और एयरफील्ड वो भी अच्छी बनाई है और मुझे लगता है अगले 10 साल में हम कैचअप करेंगे। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी सैलाब जो टनल बन रही है, जोजिला टनल बन रही है, दरबुक शोक दौलत बैग रोड बनी है, इसके अलावा 30,000 किलोमीटर का रोड बन चुका है लास्ट 5 साल में। बहुत ज्यादा ब्रिजेस बने हैं, एयरफील्ड बनी है, तो भारत भी तैयार है। और भारत के जो रफेल के 2 स्क्वाड्रन आए हैं, एक अंबाला एक हाशीवारा में, वो चीन के विरुद्ध ही है। तो यही बताने की कोशिश करूंगा कि भारत की फौज बिल्कुल चौकन्नी है, तैयार है। और अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये 1962 नहीं है, ये 2023 का भारत है। इससे पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। वहीं भारी तादाद में चीन के भी सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ने मरने वाले सैनिकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। वहीं चीन से सटे एलएसी से महज 50 किलोमीटर से कम दूरी पर लद्दाख के न्योमा में देश का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक अपग्रेडेड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 2 साल में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए तैयार होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 214 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये नया एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 1235 एकड़ में फैला होगा, जहां सैन्य बुनियादी ढांचे के साथ 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे होगा। इस रनवे का अलाइनमेंट ऐसा होगा कि विमान दोनों दिशाओं में लैंड कर सके। इसके लिए इस रनवे की चौड़ाई 45 मीटर से अधिक होगी। लेह से करीब 180 किलोमीटर दूर न्योमा का यह एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भारत की सैनिक क्षमता में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यानी चीन की कमजोर होती सेना का भारतीय फौज जल्द ही इलाज करने वाली है। इससे साफ है कि राष्ट्रपति जिनपिंग के विस्तारवादी सपनों को करारा झटका लग सकता है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान और उसके आतंकी बौखलाए हुए हैं और किसी भी हद तक घाटी में दहशत का माहौल कायम करना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से डरे आतंकियों ने अब जम्मू में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है और उनके टारगेट पर है जम्मू में रह रहे हिंदू लोग। हाल ही में आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाकर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश भी की, लेकिन केंद्र सरकार ने आतंकियों के सफाए का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। यही वजह है कि जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने का प्लान किया जा रहा है। इस प्लान के तहत गृह मंत्रालय ऐसे आतंकियों का
सफाया करने पर काम शुरू कर चुका है जो जम्मू में दहशत फैलाना चाहते हैं। सरकार का प्लान उन OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी सफाया करना है जो इन आतंकियों को जमीन पर मदद मुहैया कराते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का इलाज करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टारगेट किलिंग के जरिए दहशत फैलाने वाले आतंकियों का सफाया करने के लिए सरकार ने रोड मैप बना लिया है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की 18 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का बड़ा फैसला किया है। बता दें कि नए साल के पहले दिन ही आतंकियों ने राजौरी में 7 हिंदुओं के घर में घुसकर हत्या कर दी। इनमें 2 बच्चियां भी शामिल थीं। जम्मू संभाग के राजौरी जिले में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की समीक्षा की गई है और केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि जम्मू संभाग में CRPF की 18 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जाएंगी जो कि खासतौर पर राजौरी और पुंछ जिलों में निगरानी करेंगे और साथ ही में जो दुर्गम स्थानों पर हिंदू समुदाय के लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षा देंगे। दरअसल जिस प्रकार से राजौरी जिले में जो आतंकी हमला हुआ उसमें हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया और अब ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी जो हैं इस प्रकार के हमले और करें। घाटी में टारगेट किलिंग को रोकने और पाक परस्त आतंकियों का सफाया करने के लिए केंद्र सरकार राजौरी और पुंछ जिले में CRPF की कंपनियों को तैनात कर रही है। CRPF की 18 अतिरिक्त कंपनियों में 1800 सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे। इनमें से 10 कंपनियां दिल्ली और बाकी 8 कंपनियां आसपास के राज्यों से भेजी जा रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में CRPF की पहले से ही बड़ी मौजूदगी है। जम्मू कश्मीर में तैनात 70 से अधिक बटालियन जो CRPF की कुल ताकत का लगभग 1/3 है। जम्मू के राजौरी में टारगेटेड किलिंग करने के बाद खुफिया एजेंसियों के पास इस तरीके के इनपुट पहुंचे थे कि सीमा के उस पार आतंकवादी ज्यादा संख्या में कैंपिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों को अलग से अलर्ट किया गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कदम बढ़ाते हुए जम्मू के राजौरी और पुंछ के लिए करीब 18 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तौर पर भेजी हैं, जिसमें 1800 जवान शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि जम्मू के उन तमाम इलाकों में जहां का LOC हिस्सा है वहां पर भी BSF को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही जो हिंटरलैंड का एरिया है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नए साल के पहले दिन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। आतंकियों ने राजौरी जिले के डांगरी गांव में 1 जनवरी यानी रविवार की शाम फायरिंग की थी। इस हमले में 4 हिंदुओं की जान चली गई थी और 7 घायल हुए थे। चश्मदीदों ने बताया कि आतंकी उनके घरों में आए और आधार कार्ड देखकर दनादन गोलियां बरसा दी। इस घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इसी गांव में एक बार फिर IED ब्लास्ट हुआ और 2 बच्चियों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। धमाका उन 3 घरों में से एक में हुआ जहां रविवार शाम आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। वहीं श्रीनगर में रविवार शाम करीब 6 बजे हवाल चौक में आतंकियों ने CRPF के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में जवानों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक स्थानीय निवासी घायल हो गए। इसके अलावा रविवार को ही दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपोरा इलाके में CRPF के जवान से AK-47 राइफल छीन ली गई। इससे पहले भी आतंकियों ने एक जवान से AK-47 राइफल छीनी थी। जम्मू कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड एक अनअबेटेड और लगातार चलने वाला प्रोसेस बन गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण इंडियन स्टेट का डिनायल मोड में रहना है हिंदू जेनोसाइड को लेके। जब तक भारत की राजसत्ता हिंदू नरसंहार को लेके डिनायल मोड में रहेगी, ये नरसंहार निरंतर चलता रहेगा। कभी टारगेटेड किलिंग्स की शेप में आपको दिखेगा, कभी मास एक्सोडस की शेप में आपको दिखेगा, और कभी चुन चुन के हिंदुओं के मोहल्ले में हिंदुओं को बाहर निकाल के जिस तरीके से राजौरी में हुआ गोली मारते हुए दिखेगा। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन, जहां से आतंक की फैक्ट्रीज चलती हैं, उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती।
राजौरी के डांगरी में दोहरे आतंकी हमले से लोगों में दहशत का माहौल है, जिसकी वजह से लोग सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आतंकियों पर जवाबी हमले के लिए साल 1995 में बनाई गई विलेज डिफेंस कमेटी यानी ग्राम रक्षा समितियों के सदस्य फिर मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। और साथ ही में जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उनको भी दोबारा से जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं ही इस चीज का आश्वासन दिया है कि ग्राम रक्षा समितियों की जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, उनको पूरा किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से उस पर भी कार्य चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जब चरम पर था, तब ग्राम रक्षा समिति के जाबाजों ने 500 आतंकियों को मार गिराया। सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए विलेज डिफेंस कमिटीज को स्ट्रेंथन करना चाहिए। मैंने सुना उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको मैं समझता हूं सरकार को देखना चाहिए। उसमें क्या किया जा सकता है, क्या कमियां हैं। कईयों के कहते हैं लाइसेंस रिन्यू नहीं है, कईयों के हथियार वापस ले लिए, कईयों को शायद एसपीओस अपॉइंटमेंट नहीं हुई, उनको पे नहीं मिलती है। ये सारे पहलू सरकार को देखने चाहिए। और आज जिस तरह के जो राजौरी का हादसा हुआ, ये मुझे लगता है एक 1990s में जो मैसेकर्स किए गए थे माइनॉरिटी के इस पहाड़ी इलाके में, डोडा के, राजौरी, पुंछ के, एरसवाइल डोडा जो किश्तवाड़, रामबन और डोडा जिसका 3 डिस्ट्रिक्ट बने, और जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का माहौर तहसील है उस इलाके में जो उस वक्त उधमपुर के अंडर होता था, इस सारे इलाकों में बहुत सारे मैसेकर्स उस वक्त लेट 1990s और अर्ली 2000 में किए गए। राजौरी हमले के दौरान भी ये जाबाजी देखने को मिली। बड़े नरसंहार का मंसूबा लेकर आए आतंकियों को बुजुर्ग वीडीसी सदस्य बालकृष्ण ने ऐन मौके पर जवाबी फायरिंग कर भागने को मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि ये भगवान की तरफ से एक आइडिया आया कि अगर लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, इनको हथियार दिए जाएं और इसमें हर कम्युनिटी के लोग हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी हों, और जिनके किरदार अच्छा हो, जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, और वेरिफिकेशन के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको हथियार दिए जाए और वो टेररिस्ट को होल्ड ऑन कर सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं जब तक रीइंफोर्समेंट उनके पास पहुंचती है। क्योंकि हर गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी या पुलिस नहीं हो सकती। कश्मीर में आतंकियों के साथ साल 2022 में सुरक्षा बलों की 93 मुठभेड़ हुई, जिनमें 172 आतंकी मारे गए। इनमें 42 विदेशी थे। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा 108 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और इसी से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के थे। वहीं आतंकवादियों ने इस साल 29 नागरिकों की हत्या कर दी, जिनमें से 3 कश्मीरी पंडितों सहित 6 हिंदू थे। हालांकि कश्मीर घाटी में आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, लेकिन अब सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती से सुरक्षा बलों को और मजबूती मिल सकेगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ, दिल्ली से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। सलामी स्लाइसिंग, ये शब्द महज एक शब्द नहीं है, बल्कि चीन की वो रणनीति है जिस पर चीन लंबे समय से काम कर रहा है। दरअसल चीन भारत के साथ लगने वाली सीमा पर जगह जगह पर विवाद पैदा करता रहता है, ताकि वो इन विवादित इलाकों को प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर सके। हाल ही में चीन ने एक ऐसा ही प्रेशर पॉइंट तवांग में भी पैदा करने की कोशिश की थी, जहां उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। चीन ने एक बार फिर इस इलाके में सैन्य जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो जानकारी मिल रही है वो ये बता रही है कि चीन की सेना तवांग के बेहद करीब नए इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिकों की संख्या में तेजी से इजाफा कर रही है। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश चीन की नीति और नीयत पर हमेशा से संदेह किया जाता रहा है, और चीन ने एलएसी पर अपनी हरकतों से इस संदेह को और पुख्ता किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई जोरदार झड़प के बाद अब ड्रैगन के इरादे और खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं।
चीन ने तवांग में झड़प वाले क्षेत्र से मात्र 74 किलोमीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर सैनिकों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चीनी सेना की इस खतरनाक चाल का खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों से ये भी खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने इस इलाके में विशाल सैन्य शिविर बना लिया है। ये सैन्य शिविर चीन के हाल ही में बनाए गए लहुंजे एयरपोर्ट के पास मौजूद है। पिछले महीने चीनी सेना ने तवांग इलाके में भारत की एक पोस्ट को हटाने की नाकाम कोशिश की और उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद अब चीन अपने इरादों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने तवांग से 74 किलोमीटर दूर अपनी सरहद पर सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती की है। इसके साथ ही बख्तरबंद गाड़ियां और भारी सैन्य साजो सामान का भी जमावड़ा किया है। चीन की तैयारी से साफ है कि चीन आने वाले दिनों में, खासतौर से इन सर्दियों में, अरुणाचल में तवांग से लेकर भूटान के डोकलाम इलाके में अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार बढ़ा रहा है। यानी चीन भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। लेकिन भारतीय सेना की भी तैयारी अरुणाचल से लेकर लद्दाख सरहद पर पूरी तरह से चाक चौबंद है। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी सेना ने दिसंबर महीने में इस सैन्य शिविर को गुपचुप तरीके से बनाया, जबकि इससे पहले ये खेती करने का इलाका था। इससे पहले चीन और भारत की सेना के बीच 9 दिसंबर को जोरदार झड़प हुई थी। चीन के 300 के करीब सैनिकों ने तवांग के यांगत्से में भारतीय सैन्य चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की। इस झड़प में चीन और भारत दोनों ही देशों के कई सैनिक घायल हो गए थे, लेकिन भारतीय जवानों के जोरदार पलटवार की वजह से चीनी सैनिकों को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। रक्षा के जानकारों ने कहा है कि आने वाले समय में चीन फिर ऐसी हिमाकत कर सकता है, लिहाजा भारत को चीन की चालबाजियों से सतर्क रहना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति का हिस्सा है। चीन भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है या विवादित क्षेत्र को अपना बता देता है, जिसे लंबे समय से नो मैन्स लैंड माना जाता रहा है। साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद अब भारत और चीन के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। साल 2020 के शुरुआत में चीन ने तिब्बत में जोरदार सैन्य अभ्यास किया था। भारत और चीन में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। वजह है अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों ओर के सैनिकों के बीच हुई झड़प। तवांग से करीब 2.5 साल पहले लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। उस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने 6 महीने बाद इस झड़प में 4 जवानों के मारे जाने की बात कबूल की थी। हालांकि एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इस झड़प में चीन के कम से कम 38 सैनिक मारे गए थे। इससे भी पहले 2017 में डोकलाम में 73 दिन तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। हालांकि उस दौरान कोई हिंसा या झड़प नहीं हुई थी। एलएसी पर तनाव हालिया सालों में कुछ ज्यादा ही गहरा गया है। हालांकि विवाद पहले भी था, लेकिन तब इस तरह की झड़प या टकराव देखने को कम मिलता था। उसकी एक वजह यह भी है कि भारत से सटी सीमाओं पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। भारत और चीन के बीच हुए समझौतों में ये तय हुआ है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ न तो किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करने की धमकी देंगे। समझौते का पहला अनुच्छेद कहता है कि दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ सैनिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही कोई भी सेना हमला करेगी। साथ ही ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे सीमा से सटे इलाकों में शांति और स्थिरता को खतरा हो। हालांकि भारत और चीन के बीच विवाद को खत्म करने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी रास्ता नहीं निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा, लेकिन कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। अब मैं सुमित चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना करने के साथ साथ आपसे विदा लेता हूं।